नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया है। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। विपक्ष ने युवाओं और किसानों को धोखा दिया है। डबल इंजन सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। विपक्ष के शासन में प्रदेश की छवि खराब हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में ये भाषण दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि विपक्ष के राज में प्रदेश की छवि खराब हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया है। उनकी ओर से इस बयान के दौरान क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। चेहरा उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, ये सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नीयत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है। और इसी परिवर्तन का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर पहुंचाया है। और मैंने इसलिए कहा आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा। इस दृष्टि से हम लोग इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। और इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे ये अत्यंत, यहाँ पर इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया है, उन सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी इस मामले में दिए हैं। आपने कुछ चीजें कहीं कि वास्तव में कहां से पैसा आएगा। जो 9,12,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहां से आएगा, आपने टारगेट ही रखा है। बड़ा रखा जाता है, कोई बड़ा कार्य करने के लिए बड़े लक्ष्य की आपकी पूरी प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोगों को जब 2017 में किसानों के कर्ज को माफ था, लघु और सीमांत किसानों के, ऐसा कहां से आएगा, ये चर्चा थी। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को अपने सामने बिठाया, मैंने कहा बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहां पे है। और हम लोगों ने उस समय जो योजना बनाई थी और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से किसी कर्जा नहीं लिया, किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया, और देश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था। ये सारा पैसा हमने बजट से दिया था। हम लोग आए थे, बजट प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं। हां, हमने लीकेजेस रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, और प्रभावी अंकुश लगाने का परिणाम था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखाई दी। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया कि 31 मार्च तक जो पैसा खर्च होगा वो वहां रहेगा, या जिस योजना का पैसा जाएगा वो वहां रहेगा, शेष पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था।
उस पैसे का उपयोग हो सके, हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं और डिमांड के अनुसार फिर उस पैसे को यहाँ से वापस भेजते हैं। उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। हम लोगों ने इस बारे में इस बात को, यानी जो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ कल जो यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया है माननीय सदन ने FRBM से संबंधित रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है किसी भी राज्य के लिए, और उसी को उत्तर प्रदेश फॉलो भी कर रहा है कि हम लोग FRBM की उस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे ऊपर कोई भी कर्ज हो और हमारी जो वित्तीय अनुशासन हो उसके अनुरूप हो। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन राज्यों में से है और उसमें अग्रणी राज्य है जिसने रिजर्व बैंक के इस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन किया है और उसको कहीं भी विचलित नहीं होने दिया है। तो यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बातचीत की है। इसी के साथ साथ एक और मामला जो इस विधानसभा के बयान में चर्चा का विषय रहा है, यूपी विधानसभा में लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठा है। सपा सांसद कमाल अख्तर ने सदन में इसको लेकर के अनुरोध किया है। रमजान में लाउडस्पीकर बजाने की मांग उनकी ओर से की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक है। तो ये मुद्दा भी काफी गर्मागर्म रहा है। आपको बता दें लाउडस्पीकर का ये मुद्दा रहा है। कमाल अख्तर की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। धर्मों के अंदर त्योहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज़्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कमाल साहब तो बहुत योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा देते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले,
ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। और हम तो लाउड स्पीकर को लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सपा सांसद के बीच में यह बहस देखने को मिली है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने बजट की तारीफ की है। बजट में रखा गया सभी वर्गों का ध्यान, इस बात का जिक्र अपने बयान में वो करते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है ये बजट। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर के ये बयान दिया है, क्या कुछ कहा है सुनते हैं। विकास को और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है। और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है। और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। वहीं 22 फरवरी से 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिंगापुर और जापान दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ रवाना होगा। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25-26 फरवरी को जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यहां पर कम्युनिटी इवेंट कार्यक्रम भी शामिल होंगे। दोनों देशों के नेताओं से और निवेशकों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वहीं रायबरेली से अगली खबर सामने आई है। रायबरेली के हरचंदपुर रोड पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। यहां पर 20 बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी है। हादसे में 8 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हरचंदपुर सीएससी के पास स्कूली वैन पलट जाने के कारण हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 8 बच्चे आए थे, जिनकी सबकी स्थिति सामान्य है और कुछ बच्चों को हेडेक और हाथों में चोट बता रहे हैं, तो उनका एक्सरे और सीटी स्कैन कराने के लिए करवा रहे हैं। बच्चों की स्थिति सामान्य है। इसी बीच गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला हुआ है। मौके पर जान बचाकर के अधिकारी भागते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला सामने आया है। मौके से जान बचा करके तमाम अधिकारी भागते हुए नजर आए हैं। गाजियाबाद में अवैध कब्जा हटाने गए अधिकारियों पर यह हमला किया गया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर यह हमला किया गया। वहीं मथुरा जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां गोवर्धन थाना क्षेत्र के नागला देविया मोड़ पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। पहले एक पानी की टंकी और डिवाइडर से यह कार टकराती है। किस तरीके से यह हादसा देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बुधवार देर रात हुई, जब गोवर्धन थाना क्षेत्र के नगला देविया मोड़ के पास एक तेज रफ्तार मारुति फ्रॉन्क्स कार अनियंत्रित हो गई और पहले सड़क किनारे बनी पानी की टंकी या डिवाइडर से टकराई, फिर पलटते हुए करीब 6 मीटर गहरे गोवर्धन ड्रेन में गिर गई, जिसमें पानी का स्तर काफी ऊंचा था, जिसके कारण कार में सवार 4 युवकों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महावन थाना क्षेत्र के प्रेम नगर या अस्पताल के निवासी थे और इनमें से 3 एक ही परिवार के सगे या चचेरे भाई थे, जबकि चौथा उनका साथी था
वे सभी गोवर्धन होते हुए राजस्थान के दीग इलाके में किसी सगाई में शामिल होने जा रहे थे। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद कार के दरवाजे तोड़कर और शीशे तोड़कर युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जनपद मथुरा का एक ये थाना मोगर्रा पड़ता है। वहाँ पर एक ये नगला देविया गांव है। वहाँ पर एक गोवर्धन की तरफ से जो डीग को बाईपास रोड जाता है, उस पर शाम को करीब 9 बजे ये 4 नवयुवक एक फ्रॉन्क्स गाड़ी है उस पर सवार होकर के जा रहे थे। आगे मोड़ था, संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं, तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है, टंकी टूट गई है और फिर गाड़ी पलट गई है। एक 5-6 मीटर का कैनाल है, उस कैनाल में गाड़ी पलट के चली गई है। तत्काल जो वहाँ पर ग्रामीण थे उन लोगों ने गाड़ी को पलट करके जो भी लोग थे उनको निकाला, लेकिन तब तक उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सूचना मिलते ही थाना गोवर्धन, थाना मोगर्रा की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक के लोग क्रेन लेकर के पहुंचे और वहां से रेस्क्यू किया गया है। सभी शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो गाड़ी है उसको वहां से निकाल लिया गया है। अभी इसमें पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। जो नवयुवक थे उनकी शिनाख्त हो गई है। ये थाना महावन के प्रेम नगर मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राहुल, मोहित और अमित, और ये एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गोवर्धन की तरफ से डीग की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने बाद में क्रेन की मदद से कार को ट्रक से बाहर निकाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज रफ्तार और रात के समय तीव्र मोड़ होने को मुख्य कारण माना जा रहा है। यह दर्दनाक हादसा स्थानीय लोगों में सदमा पैदा कर गया है और परिवारों में मातम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और आकर्षक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास नीलियम पंचवटी द्वीप का निर्माण हो रहा है, जो भक्तों को त्रेता युग की याद दिलाने वाला है। जीवंता अनुभव ये घाट कराते हुए नजर आ रहा है। कैसा है पंचवटी द्वीप, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और आकर्षक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास नीलयम पंचवटी द्वीप का निर्माण भक्तों को त्रेता युग की याद दिलाने वाला अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। ये पंचवटी द्वीप सरयू नदी के बीच में लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गुप्तार घाट से करीब 600 मीटर दूर स्थित है, जिसे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रामायण काल के पंचवटी क्षेत्र का जीवंत चित्रण करना है, जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान निवास किया था, ताकि आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र वातावरण को महसूस कर सके। द्वीप पर रामायण से जुड़े थीम वाले उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, स्मृति स्थल और अन्य आध्यात्मिक सुविधाएं विकसित की जा रही है, जो राम अनुभव केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। द्वीप का जो हम लोगों ने मूल्यांकन रखा हुआ है, उसका नाम है श्री नीलियम पंचवटी द्वीप रिजॉर्ट लखनऊ से। हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट हमने कंसेप्टलाइज किया है, ये श्री राम जी के जीवन से आधारित जितने भी उनके प्रसंगों से उत्पन्न जितने भी हमारे तरफ से एक प्रयास छोटा सा है, जिसमें हम राम जी के रिलेटेड उनके जीवन शैली को अपने एक छोटे से रिजॉर्ट में समा पाए। ये एक 75 एकड़ का द्वीप है जो अयोध्या के गुप्तार घाट के पास है, और आपको ये बताते हुए हमें बहुत हर्षित होना भी इस लाजमी है, क्योंकि अभी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक जो पीपे का पुल का निर्माण भी ये ऑलरेडी चल रहा है, जो कि
अगले 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये रिजॉर्ट पे हम लोगों ने राम अनुभव केंद्र का निर्माण किया है, जहां पर श्री राम जी के जीवन से रिलेटेड जितनी भी उनकी जीवनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क है, बच्चों के लिए एक छोटा सा किड जोन है। शाम को हम लोगों ने यहाँ पर सरयू आरती का प्रावधान किया है, जहाँ पर भक्त आके माँ सरयू का आरती कर पाएंगे। और इसी के साथ हमें उनको एक वर्ल्ड क्लास टेंट सिटी और एक डोम सिटी देने का जो वादा किया था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जितने भी आप डेवलपमेंट देख पा रहे हैं ये एज पर एनजीटी गाइडलाइंस और एनएमसीजी गाइडलाइंस के तहत हुआ है। निर्माण कार्य में तेजी आई है और पहुंच को आसान बनाने के लिए सरयू नदी पर 200 मीटर लंबा और 5 मीटर पॉन्टून ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। यह पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि भक्त आसानी से द्वीप तक पहुंच सके। गुप्तार घाट, जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी, पहले से ही सौंदर्यीकरण के तहत विकसित हो रहा है और इस द्वीप के साथ मिलकर यह क्षेत्र अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला बनेगा। योगी सरकार की इस पहल से राम भक्तों को एक बार फिर प्राचीन काल की झलक मिलेगी, जिससे अयोध्या न केवल राम जन्मभूमि बल्कि रामायण के अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का जीवंत केंद्र भी बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।